बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इसकी एक्सरसाइज की वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वो कहता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। इसमें बेसिकली हमने ना कॉन्सेप्ट सारे अंडरस्टैंड करने हैं, और आपको मैं बुक से करवाऊंगा सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कौन सी चीज़ कहाँ पे है। सबसे पहले वो कहता है हाउ वुड यू डिफाइन बायोएनर्जेटिक व्हाइल रिलेटिंग इट टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। उसके कहने का मकसद है कि पहले तो डिफाइन करो बायोएनर्जेटिक्स को, फिर उसका ताल्लुक क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के साथ। तो सबसे पहले हम बुक पे आ जाते हैं, आपको मैं इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। बायोएनर्जेटिक्स, ये उसकी डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कर लेनी है। वो कहता है बायोएनर्जेटिक इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्जेशन एंड कन्वर्जन्स। कन्वर्सेशन और चीज़ होती है, कन्वर्जन और चीज़ होती है। तो इसका मकसद, इसका क्या है, बायोएनर्जेटिक्स का मतलब क्या है। वो कहता है ये स्टडी है एनर्जी की, यानी कि एनर्जी यानी ताकत की, ठीक है। ये उसकी हम जब स्टडी करते हैं एनर्जी की तो उसको हम बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं, और उसका ताल्लुक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हमने देखा था कि ग्लूकोज कैसे बन रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और फिर ग्लूकोज जब हम खाते हैं तो वो हमारे अंदर हमारी बॉडी की एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और सबसे पहले लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं, केमिकल एनर्जी को फिर हम कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज को हम खाते हैं, और फिर हम उसमें बॉडी वर्क करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी के अंदर सेल का वर्क है, इस तरह का काम करते हैं। अब इसका ताल्लुक क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। इसका ताल्लुक बेसिकली ये है कि आप देख रहे हैं कि ये रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो वो कहते हैं, इधर से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी का सोर्स होता है। ऑक्सीडेशन को क्या होती है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दें तो आपका ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। वो कहता है रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को लूज करते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या हासिल करते हैं, या हाइड्रोजन को हासिल करते हैं, हाइड्रोजन एटम को, तो इसका मतलब है कि हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का आना या इलेक्ट्रॉन का आना, और ऑक्सीडेशन का मतलब है हाइड्रोजन का जाना या इलेक्ट्रॉन का जाना, ठीक है। और ये हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, उसको इसने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो ज़रूर जाके देखें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है इंटरप्रेट दैट एटीपी इज द चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल। अब इसका मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता दूं। वो कहता है कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, ये चीफ एनर्जी करेंसी है सेल की, इसको हमने इंटरप्रेट करना है, इसके बारे में हमने अपनी राय देनी है, इसको हमने झंझोड़ के देखना है कि ये वाकई बात सच है। तो सबसे पहली बात, कोई भी काम जब हो रहा होता है, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है या सेल के अंदर कोई और एनाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, कोई चीज़ बन रही है, तो हम एटीपी लगाएंगे। इसी तरह जब हम एनर्जी हमें चाहिए तो एटीपी की फॉर्म में हम एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। कोई भी काम करना है, हमने बॉडी को गर्म रखना है, हीट रखनी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तो हम इसको मेंटेन करने के लिए भी हमें एटीपी की ज़रूरत होगी ताकि हम हीट प्रोड्यूस करें। और भी काफ़ी मैकेनिज्म है जिसमें हम एटीपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलने फिरने में हम जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम एटीपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें आपने लिख देनी है कि एटीपी जो है वो सेल की करेंसी है। करेंसी का मतलब है, जो करेंसी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास पैसे की एक शक्ल है। हम किसी मुल्क में हो तो उस मुल्क की करेंसी इस्तेमाल करते हैं, दूसरे मुल्क की करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया की ही करेंसी इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान की करेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप डॉलर इस्तेमाल करेंगे, यूके में हैं तो आप पाउंड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जर्मनी में हैं तो आप यूरो इस्तेमाल करेंगे। ये हर एक मुल्क की एक करेंसी होती है। हमारी बॉडी की करेंसी क्या है, एटीपी, तो हम सिर्फ बॉडी में एटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया। अब इधर से मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ कि आपने लिखना क्या है इस क्वेश्चन
में आपने बेसिकली ये लिखना है यहाँ से कि मेजर एनर्जी करेंसी जो है वो हमारे पास एटीपी होती है, क्योंकि ये हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ सेल फंक्शन के दौरान हमें काम कर रही होती है। डीएनए जब बन रहा होता है, आरएनए बन रहा होता है, या प्रोटीन बन रहे होते हैं, या बॉडी को मूवमेंट करने के लिए, किसी नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के लिए हमें एटीपी की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद एटीपी का एक, अगर हम ये फास्फेट ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, उसमें एक एडेनिन होती है, एक राइबोज होती है और 3 फास्फेट जुड़े होते हैं। अगर हम एक फास्फेट को तोड़ें तो हमें 7300 कैलोरीज एनर्जी मिलती है, जिसको मैं 730 किलो कैलोरी भी कह सकता हूँ। ठीक है ना, तो इतनी एनर्जी एक एटीपी के एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ने से हमें मिलती है। ये जो टिल्ड सी शो हो रही है ना, ये इसका ये हाई एनर्जी बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक हो गया। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाईफास्फेट, ट्राई का मतलब है इसके पास 3 फास्फेट हैं, एडिनोसिन एडीपी मतलब एडिनोसिन डाईफास्फेट मतलब इसके पास 2 फास्फेट होंगे, एडिनोसिन एएमपी मतलब एडिनोसिन मोनोफास्फेट, इसका मतलब है इसके पास 1 फास्फेट होगा। जैसे ही हम फास्फेट तोड़ते जाएंगे तो हम एटीपी से एनर्जी निकालते जाएंगे। ठीक हो गया। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो आगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का क्या रोल है और लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये हमने ये देखा था यहाँ पे, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। ये आपने ये जो टॉपिक है ये देख लेना दोबारा से। इसमें मैं बताता हूँ, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है बेसिकली जो लाइट एनर्जी को लेता है। ये इधर जो लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, जो लाइट एनर्जी को लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उसने लाइट एनर्जी यानी लाइट को पकड़ के केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज बना देना है। ठीक है, तो ये इन दोनों का रोल होता है। क्लोरोफिल ने लाइट लेनी होती है और जो लाइट है उसका ये रोल है कि उसने लाइट के अंदर जो ताकत होगी, जो एनर्जी होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। और ये कन्वर्ट कर कौन रहा होगा, ये क्लोरोफिल कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक हो गया, ये आपने इधर से इसको पढ़ लेना है। ये आप यहाँ से देखेंगे सनलाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल and then converted into chemical energy which drives the photosynthesis process। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें वो ये बात भी करता है जो लाइट एनर्जी होती है ना, बेसिकली उसको हम केमिकल एनर्जी में इसलिए कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए भी कुछ एनर्जी रिक्वायर होती है। कि फोटोसिंथेसिस, आप कहीं चल फिर रहे हैं तो आप खाना खा के ही चलेंगे फिरेंगे, आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप चलेंगे। इसी तरह फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, ये लाइट से आ रही होती है। और ये एनर्जी जो है हमें कैच करके कौन दे रहा होता है, जैसे एंटीना कैच करके सिग्नल देता है, क्लोरोफिल लाइट को कैच करके हमें एनर्जी देता है, उससे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक हो गया। होप सो दिस इज आई क्लियर्ड ऑल ऑफ योर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कहता है, होप सो आपको नजर आ रहा होगा, आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। आउटलाइन करना है कि कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में 2 किस्म की प्रोसेसेस हो रही होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लिखना है कि हमने पहली फेज़ में हमें लाइट रिएक्शन होंगे जिसमें हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी फेज़ होगी बेसिकली फोटोसिंथेसिस 2 फेज़ पे मुश्तमिल होता है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें हम लाइट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और डार्क रिएक्शन में जो लाइट से हमने चीज़ें बनाई होती हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और डार्क रिएक्शन कर रहे होते हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट में हो रहा होता है, और डार्क रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमें इसको डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये हाईलाइट करना है हमने इन चीज़ों को। आप देखेंगे बेसिकली मैं आपको इधर से करके बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखें, फोटोन कहते हैं लाइट को। लाइट आएगी, ये क्लोरोफिल है, इसके ऊपर गिरेगी, पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन फुल ऊपर चले जाएंगे ना, इनके अंदर एनर्जी आ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ना कोई एक हम ना चीज़ ले जाते हैं, गोल सीना भारा सा पत्थर ले जाते हैं किसी तरह पहाड़ के ऊपर, फिर उसको ऊपर से नीचे फेंकते हैं। वो कितनी ज़ोर से नीचे आएगा। इधर कोई चीज़ हो तो उसका तो, इधर कोई बंदा बैठा हो उसको तो मार देगा ना। तो जब हम चीज़ों को ऊपर ले जाते हैं ना तो उनकी ना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन को इधर ऊपर ले आएंगे ना तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस एनर्जी को हम जब इस्तेमाल करेंगे, जब हम नीचे ले आएंगे, इस एनर्जी से हम ATP बना लेंगे। ठीक हो गया। यही लाइट रिएक्शन
में और होता है। फिर फर्दर हम जाएंगे और लाइट आएगी क्लोरोफिल के साथ मिलेगी और फिर हम उससे जब वो ऊपर जाएगा फिर ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, फिर हम उससे NADPH बना लेंगे। ये हो गया लाइट रिएक्शन। ये मैंने आपको समझा दिया। आप पढ़ेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे जो मैंने इस पे स्पेसिफिक बनाई हुई है, तो आपको फुल याद हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं डार्क रिएक्शन या केल्विन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, इसको केल्विन रिएक्शन भी कहते हैं और डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं। ठीक है, उनको ना 5 कार्बन डाइऑक्साइड वाले कंपाउंड 5 कार्बन वाले कंपाउंड से मिलाते हैं और रिएक्शन चलता चलता हमें इधर से ना ग्लूकोज मिल जाती है। ये रिएक्शन 3 दफ़ा होता है। 3x का मतलब है ये 3x का मतलब है ये काम 3 दफ़ा होगा, ये चक्कर 3 दफ़ा चलेगा, एक ग्लूकोज हमें मिलेगा। ठीक है, ये MCQs भी आ सकता है कि केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन कितनी दफ़ा होता है एक ग्लूकोज हासिल करने के लिए, तो वो 3 दफ़ा जो साइकिल है चलेगा, एक ग्लूकोज हमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसको मैं पढ़ के भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है। वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलती है। ये 5 कार्बन कंपाउंड और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलेगी, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। फिर वो 6 कार्बन कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूट जाएगा और हर एक के पास 3-3 कार्बन होंगे। ठीक है, ये देखें 2 में टूट के 3-3 कार्बन होंगे। ठीक है, उसके बाद 1 कार्बन चला जाएगा ग्लूकोज के लिए और बाकी वापस चले जाएंगे। इस तरह ये 3 दफ़ा रिएक्शन जब होगा तो हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। ये इस पूरे रिएक्शन को मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, स्टेट हाउ द वेरिंग लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये वो फैक्टर दैट लिमिट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, उसकी बात कर रहा है कि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर का क्या फ़र्क है। अच्छा, जितनी लाइट इंटेंसिटी होगी फोटोसिंथेसिस उतना ही होगा, लेकिन हाँ, इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब रोशनी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उससे तो पत्ते जलने लग जाएंगे, इतनी शदीद रोशनी हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस उसके बाद नहीं होगा या कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे और फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा। लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा पॉइंट एक आएगा कि जब फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बढ़ाते जाएंगे फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब हम इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देंगे कि क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, तो फिर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। ठीक हो गया, ये 3 फैक्टर आपने लिख देने हैं इसके अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन व्हाइल डिफाइनिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हम आ जाते हैं अब भाई रेस्पिरेशन पे। पहली तो बात है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 रिएक्शन हो रहे होते हैं, एनारोबिक में नहीं होते। ठीक है, एरोबिक का मतलब है जब हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, और एनारोबिक का मतलब है जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन है। सबसे पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में टूटेगा, साइटोप्लाज्म में टूट के 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। फिर ये 2 पायरुविक एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल में चले जाएंगे। क्रेब्स साइकिल में जब जाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ये MCQs भी आया पीछे। फिर हमारे पास NADH और FADH बनेंगे क्रेब्स साइकिल में। फिर ये NADH और FADH चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इनसे फिर हम NADH और FADH से निचोड़ लेंगे ATP, और ये इस तरह हमारे 3 के 3 स्टेप हो जाएंगे। मजीद आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कहता है, ड्रा एंड कंपैरिजन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये रहा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस। एरोबिक में ऑक्सीजन होती है, एरोबिक में ATP 36 बनती हैं, 36, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रेब्स साइकिल में बनता है और वाटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बन रहा होता है। ये एरोबिक की बात चल रही है। ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है, क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, इंपॉर्टेंट MCQs है, और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। और इसके इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारे जानवर ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तकरीबन सारे के सारे जितने भी पौधे हैं, दरख्त आप देखते हैं, वो सारे एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। एनारोबिक का ये है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल होती, सिर्फ 2 हमारे पास ATP बनती हैं, वहाँ पे 36 बन रही थी। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है या इथेनॉल बन जाता है, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं इथेनॉल वाले को। लैक्टिक एसिड तब बनता है जब हम कोई काम ज़्यादा इंटेंस करते हैं और ऑक्सीजन हम इतना नहीं होता हमारे पास, तो हमारी खलियाँ में पड़ जाती हैं, हमें दर्द होने लग जाता है, हम थक जाते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिस वजह
से हमें दर्द हो रहा होता है, ये एनारोबिक में हो रहा होता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है सिर्फ, क्योंकि सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होगा तो 2 ATP बनेंगे। ये हमारे पास सोर्स होता है चीज़ वगैरह बनाने के लिए, और एनारोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास जो होता है उससे हम जो एनारोबिक हैं जिधर ऑक्सीजन नहीं होती उन जानवरों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। ठीक हो गया, ये एनारोबिक एरोबिक का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये आपने इस तरह ही ड्रा करना टेबल और ये बना देना पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसको रट्टा मार लें आप। नेक्स्ट आ जाता है, वो कहता है हाउ विल यू कंपेयर रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये भी मैंने आपको वीडियो में करवा दिया हुआ है। रिस्पायरेशन के दौरान हमारे पास ग्लूकोज टूट रहा होता है और एनर्जी जो है वो हम हासिल कर रहे होते हैं। सारे जानवर रेस्पायरेशन कर रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हो रहा होता है, और ये दिन हो या रात हो, दोनों दिन हो या रात हो, जो मर्जी टाइम हो, रिस्पायरेशन 24 घंटे हो रही होती है, ठीक है। 24 आवर्स, दिन के 24 घंटे। फोटोसिंथेसिस सिर्फ धूप में हो रहा होता है, इसमें हमारे पास चीज़ें बन रही होती हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक मतलब कट करना या टूट रही होती हैं। इसमें हम एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जो हम जितने भी पौधे हैं वो, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है ये, ठीक है। और ये सिर्फ डे के वक्त होता है, डे टाइम में जब हमारे पास लाइट होती है, क्योंकि लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये आपने ये इसका डिफरेंस बता देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। वो कहता है व्हाई इट इज़ सेड दैट ऑल लाइफ फॉर्म्स डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है ग्लूकोज बनता है, पौधे हमारे पास फल बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, फिर जो हमारे पास गायें बकरियां हैं वो पौधों को खाती हैं। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको खाती हैं, तो हम फिर गोश्त खाते हैं और हम फल फ्रूट या वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे असल में कहाँ से रहे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आ रहे होते हैं। तो तकरीबन सारी की सारी लाइफ जो है ना वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड कर रही होती है। ये बात आपने लिख देनी है, ये पीछे बुक में है भी, लिखा भी हुआ है, ठीक है। अगर आपने मेरा लेक्चर लिया होगा तो आपको इसका अंदाज़ा भी हो गया होगा। व्हाट स्ट्रक्चर्स एंड फिनोमेना आर इन्वॉल्व इन द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो कह रहा है कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वाटर को लेते हैं। सबसे पहले वाटर कहाँ से आएगा, ज़मीन से आएगा, वो रूट कैप ले रही होगी। और कौन से टिश्यू से वाटर आता है आपको पता है, जाइलम से। तो जाइलम जो है उधर से पानी आ रहा होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अंदर आती है पौधे के अंदर, स्टोमेटा से, ठीक है, वेरी गुड। तो स्टोमेटा इज़ द स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होगी, ठीक है। और वाटर जाइलम से आ रहा होगा, तो ये है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक वाटर जाइलम से आ रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आ रहा होगा। और इस तरह जब ये आएंगे तो और सूरज की रोशनी आएगी पत्ते के ऊपर, जो क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करेगा, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इन व्हाट वेज द रिस्पायरेटरी एनर्जी इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम बहुत सारे वेज इस्तेमाल करते हैं, मैंने पहले भी आपको इधर दिखा दिया हुआ है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। एटीपी की जगह पे एटीपी कहाँ पे है, ये रहा। वो कहता है हम एटीपी को इस्तेमाल करते हैं मेजॉरिटी ऑफ सेल लाइफ में। आपने यहाँ से लेकर ना यहाँ तक लिख देना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, मूवमेंट कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, नर्व इम्पल्सिस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, और भी हम एनाबॉलिक प्रोसेसेस कर रहे हैं। जितने भी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं ना, उसके अंदर एटीपी यूटिलाइज हो रही होती है, ठीक है। मैकेनिकल वर्क हम कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो पहले बताया है, हम लोकोमोशन कर रहे होते हैं, सब में एटीपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये हम इधर लिख देंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते हैं 4 की तरफ। वो कहता है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी यहाँ पे बताता जाऊँ। कोई भी मसला नहीं है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे सकता हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरा काम है कि आपको समझा दूँ, आपको जितना बेहतर कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूँ, अगर मैं वो डिलीवर नहीं कर पाता, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछा करें, मैं आपको लाजमी उसका बता दूँगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा मकसद है, तो इसीलिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ उन लोगों के लिए जिनको कॉन्सेप्ट का मसला होता है, जिनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे होते। तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है
समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ लें, आप कमेंट करें, ठीक है। और आपको डेफिनेटली मैं आपको जो है बताऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। और यही मेरा मकसद है कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जल्दी से। वो कहता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी इंपॉर्टेंस उसने यार इधर बताई हुई है। इंपॉर्टेंस कहाँ पे बताई थी, ये रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। और ये आपने पहले लिख देना है। इट ऑकर्स एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्केलेटल मसल में ऑकर हो रही होती है, जिससे हम एनिमल फिजिकल एक्टिविटीज़ में मदद दे रही होती है। ये एक उसकी इंपॉर्टेंस आ गई। और बैक्टीरिया वगैरह में हो रही होती है, जिससे हम पायरुविक एसिड, ये आप ना भी लिखें, आपने ये लिख देना है। और उसके अलावा ये लिख देना कि जब लाइफ नहीं थी तो जब लाइफ थी तो सबसे पहले तब ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी। जब ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी एरोबिक रिस्पायरेशन हो ही नहीं सकती थी, तो एनारोबिक कंडीशन थी। तब जानवर सारे जो थे बैक्टीरिया वगैरह, उन्हें हम वो एनारोबिकली सारा काम कर रहे थे, रेस्पायरेशन कर रहे थे, इसलिए हम उनको एनारोब्स कहते थे। उसके अलावा फ़ायदों में ये आ गया कि हम चीज़ बना रहे हैं, योगर्ट बना रहे हैं, उसके बाद हम सोया सॉस बना रहे हैं, और मशरूबात की इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर, और इसको कहते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री, ठीक है। जब बेवरेजेस जिनको कहते हैं मशरूबात वगैरह, ठीक है, वो हम बना रहे हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में हम जैसे कि केक वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह, उसके अंदर सोया सॉस बनाने में, ये सब हम एनारोबिक रिस्पायरेशन से कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने लिख देना उसके अंदर और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब रह कुछ नहीं गया, इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नाउ भी आपको चलो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एसिटाइल कोए क्या होता है आपको पहले ही पता है। जब पायरुविक एसिड निकलता है ना ग्लाइकोलाइसिस से, तो वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोए पायरुविक एसिड, जब पायरुविक एसिड के साथ ना कोए आके लगेगा ना, ठीक है, तो वो एसिटाइल कोए बन जाएगा। बस आप ये याद रख लें, ये आपके लेवल से ऊपर की बातें हैं। बस आप ये याद रख लें कि अगर इससे एमसीक्यूज आता है तो इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए ना पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारे पास क्रेब्स साइकिल ने होना है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल ने। तो इसीलिए जो पायरुविक एसिड है, पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बनेगा, फिर पायरुविक एसिड जो है उसके साथ कोए आके लगेगा, वो एसिटाइल कोए बन जाएगा, और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। ग्लूकोज कहाँ टूटता है, साइटोप्लाज्म में टूटता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, ग्लूकोज जिसमें टूट रहा होता है, उस प्रोसेस का, उस अमल का क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस। एडेनिन आ गया, एटीपी के साथ एडेनिन जुड़ी होती है, ये एक बेस है, ठीक है। उसके बाद एडीपी आ गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एडेनिन और प्लस राइबोस शुगर और उसके साथ दो फास्फेट ग्रुप लगे होंगे ना, इसको हम कहेंगे कि ये एडीपी है, ठीक है। 2 फास्फेट यानी 2 फास्फेट एडेनिन और राइबोस शुगर, उसको हम एडीपी कहेंगे। मैं मज़ीद इधर से दिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बता दिया, अब आपको वैसे आ जाना चाहिए। ये हम जब इसको हम कहेंगे एडीपी, इसको एएमपी कहेंगे, और जब तीनों के तीनों होंगे तो एटीपी कहेंगे। जितने फास्फेट होंगे उस तरह से उसका नाम होगा। एक होगा तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, 2 होंगे तो एडिनोसिन डाइफास्फेट, 3 होंगे तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट या एटीपी, ठीक है। तो ये हो गया। आगे वो कहता है एरोबिक रिस्पायरेशन, आपको पता है जब ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं रेस्पायरेशन में, तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ रहे होते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या हो रहती है, ये एनरोबिक की एक किस्म है, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है इथेनॉल बना रहा होता है पायरुविक एसिड से। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी। एएमपी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, जब एक फास्फेट होगा तो एएमपी उसको हम कह देंगे। एनाबोलिज्म क्या है, जोड़ने का प्रोसेस है, जिसमें छोटे छोटे मालिक्यूल जुड़ के बड़े मालिक्यूल बन जाते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन का आपको पता है, जिसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते। एटीपी का आपको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी मैं इसको इधर बना के भी दिखा देता हूँ। एक बेस बनाएं आप इधर, ठीक है, और उसके साथ एक शुगर बना दें 5 शुगर, और उसके साथ 3 फास्फेट लगा दें, 1 फास्फेट, 2 फास्फेट और ये 3 फास्फेट, तो ये एटीपी बन गई है। एएमपी क्या होगी, आपके इधर एक बेस लगाएं, ठीक है, और उसके साथ एक राइबोस शुगर लगा दें, ये बेस हो गई, ये शुगर राइबोस शुगर हो गई, और इसके साथ आप 1 फास्फेट लगा दें, एएमपी बन जाएगा। और एडीपी के साथ 2 फास्फेट लगा दें, बाकी स्ट्रक्चर वही हो तो एएमपी बन जाएगा, एडीपी सॉरी बन जाएगा, डाइफॉस्फेट, ठीक है। एएमपी में 1 फास्फेट है, एटीपी में 3 फास्फेट है, बाकी स्ट्रक्चर वही है, ठीक है। इसका मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ये राइबो शुगर और बेस इसमें भी होगी, ठीक है। उसके बाद ऑटोट्रॉफ, आपको पता है वो पौधे जो अपना ऑटोट्रॉफ मतलब खुद अपनी एनर्जी बना रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस जो कर रहे होते हैं, जिसमें पत्ते वगैरह पौधे आते हैं, पत्ते नहीं सॉरी पौधे जिसमें आते हैं, वो ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं। बायोएनर्जेटिक्स का आपको पता है स्टडी ऑफ एनर्जी है, उसका रिलेशनशिप है कि वो कैसे कन्वर्ट हो रही है एक केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में, हीट में, कैसे, ये सारी बायोएनर्जेटिक्स है। कैल्विन साइकिल आपको पता है डार्क रिएक्शंस को कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास
लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट जो हैं उनको हम ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्लोरोफिल आपको पता है एक पिगमेंट है। उसके बाद कोएंजाइम ए है। कोएंजाइम ए क्या करता है? कोएंजाइम ए जो है ये एक हमारे पास कैरियर है फोटोसिंथेसिस के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का आपको पता है, इसको ईटीसी कहते हैं। इसके अंदर NADPH और NADH और FADH2 आते हैं और वो ATP में कन्वर्ट होते हैं और इसके अंदर वाटर भी बन रहा होता है, ऑक्सीजन आता है इसी के अंदर और इसमें वाटर बन रहा होता है और क्रैब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। FADH क्या है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ये भी एक कैरियर है, ये अपने साथ 2 हाइड्रोजन को कैरी कर रहा होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके अपने 2 हाइड्रोजन देता है और ये 2 हाइड्रोजन मिल जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और H2O बन जाता है। ये FADH का काम भी मैंने आपको इधर ही बता दिया। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज का टूटना है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये हो रहा होता है, ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस है और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। क्रैब्स साइकिल आपको पता चल गया। क्रैब्स साइकिल जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हमारे पास ग्लूकोज 2 एसिटाइल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है और अंदर से इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है, कुछ NADPH FADH2 और हमारे पास ATP बन रहा होता है। लैक्टिक एसिड आपको पता है जब एनारोबिक रिस्पिरेशन हमारे मसल्स के अंदर होती है, ये ह्यूमंस के अंदर भी हो रही होती है, स्केलेटल मसल्स के अंदर जब हम एक्सरसाइज जिम में करते हैं या भागते हैं तो लैक्टिक एसिड बन रहा होता है। ठीक है, तो इसी को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये कहाँ से बन रहा होता है? पायरुविक एसिड से बन रहा होता है। नेक्स्ट वो कहता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जो लाइट की मौजूदगी में हो रहे होते हैं, इसको जी स्कीम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। ये वाले लाइट रिएक्शन इनकी बात कर रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको इधर से दिखा भी देता हूँ। ये ठीक है, ये क्वेश्चन कोई ये बातें कोई करवाता नहीं है, लेकिन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका भला हो जाए। लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं? वो फैक्टर जो किसी चीज़ को लिमिट कर जाते हैं। ये टेम्परेचर, लाइट, उसके बाद क्लोरोफिल और हमारे पास क्या बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीज़ें लिमिट कर सकती हैं फोटोसिंथेसिस को, इन्हीं को लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा का। उसके बाद क्लोरोफिल होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। ये लिमिटिंग फैक्टर है। मेसोफिल क्या है? ये पत्ते का एक टिश्यू होता है। ठीक है, जिसके अंदर स्टोमेटा वगैरह पड़े होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जब दोनों मिलते हैं तो टोटल रिएक्शन हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। NADH क्या है? निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। ये भी एक कैरियर है। ऑक्सीडेशन क्या है? इसमें अंदर हाइड्रोजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। फोटोलाइसिस क्या है? फोटोलाइसिस का मतलब है सूरज की रोशनी में पानी का टूटना। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस आ गया। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये आपको पता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर। फोटोसिस्टम क्या होते हैं? जो क्लस्टर होता है ना, क्लस्टर मतलब गुच्छा जो होता है ना, ढेर सारे क्लोरोफिल का, कैरोटीनॉइड का, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, सब मिलके ना एक सिस्टम बना देते हैं, इसको फोटोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स क्या होते हैं? जो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं उनको पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये जैसे क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल A, B, कैरोटीनॉइड हो गया। ठीक है, पायरुविक एसिड आपको पता है जब ग्लूकोज तो टूटता है ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। उसका फार्मूला भी आप देख लेंगे क्या होगा। C6H12O6 होता है ना ग्लूकोज का फार्मूला, इसका आधा कर देंगे C3H6O3। ये पायरुविक एसिड का फार्मूला वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये अथेंटिक नहीं भी हो सकता क्योंकि 2 पायरुविक एसिड में टूट रहा होता है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे ये इधर से मैं आपको कंफर्म भी कर देता हूँ। ये देखें, ये इसने लिखा हुआ है C3, ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला ये है। पायरुविक एसिड भी तकरीबन इसी तरह का ही होता है। ठीक है, उसका फार्मूला भी तकरीबन सेम होता है। उसके बाद रिडक्शन है, आपको पता है हाइड्रोजन का आना या इलेक्ट्रॉन का आना, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। उसके बाद रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन का मतलब है कि सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसकी डेफिनेशन इधर से हम देख लेते हैं। मैं आपको इधर से दिखा भी देता हूँ। मैंने भी आपको वीडियो में ना बताई हो तो आप यहाँ से निशान लगा लें। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस इज द नहीं यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट कर लें। द ब्रेक डाउन, इधर द लिखना है। द ब्रेक डाउन यील्ड्स एनर्जी विच ट्रांसफॉर्म ATP ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन डाउन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस। द सेलुलर एनर्जी यील्ड्स प्रोसेस इज कॉल्ड
सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ दिस नहीं दी लिख के आगे सारा लिख दें तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसमें यही है कि ग्लूकोज टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा और एटीपी निकलेगी जिसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारे पास रेस्पिरेशन होगी। स्ट्रोमा आपको पता है डार्क स्पेस होती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड, जहाँ पे हमारे थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल पड़ा होता है। जी स्कीम क्या है, इस तरह का जो हमारे पास लाइट रिएक्शन में एक फोटोसिंथेसिस सिस्टम यहाँ, एक फोटो सिस्टम यहाँ पे एटीपी बन रही होती है, ठीक है। यहाँ पे वाटर टूट रहा होता है और यहाँ पे हमारे पास NADH बन रहा होता है। देखा मैंने आपको इधर ही समझा दिया जी स्कीम। तो ये जी स्कीम है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो सब लोगों को पता चले, आपके दोस्तों को, तो उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। थैंक यू।